हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के लिए जो कल स्टार्ट किया था जंतु कार्य के एवं जैव रसायन से नया टॉपिक स्टार्ट किया था एनिमल रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। उसी चैप्टर का आज हम अगला टॉपिक मादा जन्म चक्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कल आपने नर जन्म चक्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो आज हम मादा जन्म चक्र के बारे में बात करेंगे। ओके, तो क्या होता है मादा जन्म चक्र? ठीक है, मादा जन्म चक्र के फलस्वरूप कौन सी घटनाएं होती हैं? तो ये चीज जानने के लिए सबसे पहले जो है ये जानेंगे कि जो मादा जन्म चक्र है, ठीक है, मैमल्स में पाया जाने वाला जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के फीमेल एनिमल्स में पाया जाता है, यानी कि मादा जंतुओं में पाया जाता है। और यह चक्र जो होता है मादा जंतुओं के अंडाशय में होने वाली एक घटना होती है। ओके, तो जो मादा जन्म चक्र की घटना होती है वो क्या होती है? अंडाशय में होने वाली घटना है। इसके अलावा जटिल एवं कष्टदायी घटना होती है। इसका कारण यह है, जटिल क्यों होती है और कष्टदायी क्यों होती है? जटिल और कष्टदायी होने का कारण यह है क्योंकि यह मादा जंतुओं में जो है लगभग मंथली या कुछ समय के अंतराल के पश्चात होती रहती है। इस वजह से जो मादा जन्म चक्र की घटना होती है वो अत्यधिक जटिल और कष्टदायी होती है, ठीक है। तो लिखा है कि यह चक्र जो है स्त्रियों के ओवेरी में संपन्न होता है, जो अपेक्षाकृत कैसी होती है, जटिल एवं कष्टदायी होती है, ठीक है। जो मादा जन्म चक्र की घटना होती है विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स एवं तंत्रिकीय कारणों से नियंत्रित होती है, ठीक है। आगे है कि जो मैमल्स होते हैं स्तनियों में यह चक्र जो होता है दो प्रकार का होता है। मादा जन्म चक्र जो होता है मैमल्स, जब हम बात कर लेते हैं मैमल्स की तो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ाई है, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा था कि जो मैमल्स होते हैं मैमल्स को दो, ठीक है, तो सुपर इससे आगे एक तरह से सब क्लासेस कह सकते हैं, सब क्लास में विभक्त किया गया है, जिनको हमने किस किस में रखा गया? एक तो होता है प्रोटोथीरिया, एक होता है थीरिया, ठीक है। एक तो क्या होता है प्रोटोथीरिया, दूसरा होता है थीरिया। अब प्रोटोथीरियन जंतु तो क्या होते हैं? वास्तविक प्लेसेंटल जंतु नहीं होते। ये प्लेसेंटा की उपस्थिति के अंदर वर्णन किया गया था वहां पे मैमल्स का, ठीक है। जबकि जो थीरियन जंतु होते हैं, थीरियन जंतुओं को भी आगे चल के दो इंफ्रा क्लास में विभक्त किया गया था। वो थी एक तो मेटाथीरिया और एक यूथीरिया। मेटाथीरिया और यूथीरिया, थीरिया सब क्लास को भी दो सब इंफ्रा क्लास में विभक्त किया है, एक तो मेटाथीरिया, दूसरा यूथीरिया। मेटा का मतलब होता है मध्यवर्ती, यानी कि ऐसे जंतु जिनमें मध्यवर्ती प्रकार का अपरा पाया जाता है, जबकि दूसरा है यूथीरिया। यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, यानी कि सुविकसित, अर्थात ऐसे जंतु जिनमें विकसित प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है उनको यूथीरिया में रखा गया है। जो यूथीरियन मैमल्स हैं उन यूथीरियन मैमल्स में जो यूथीरियन मैमल्स हैं उनको 16 गणों में विभक्त किया जाता है, 16 ऑर्डर्स में विभक्त किया जाता है। आप गण करते हैं, जब क्लास आती है क्लास का जो सब ऑर्डर आता है, ऑर्डर मतलब गण होता है। तो जो यूथीरियन वर्ग के जंतु हैं तो 16 गणों में विभक्त किया गया है, जिनमें से दो गण आते हैं, एक तो प्राइमेट गण आता है और एक नॉन प्राइमेट गण आता है। एक तो क्या आता है प्राइमेट गण, दूसरा आता है नॉन प्राइमेट, ठीक है। दो प्रकार के गण आते हैं। तो इसलिए जो मैमल्स होते हैं, यूथीरियन मैमल्स होते हैं, उनमें यह चक्र दो प्रकार का होता है। प्राइमेट जंतुओं में अलग प्रकार का होता है और नॉन प्राइमेट जंतुओं में अलग प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का कौन सा? एक तो मध चक्र होता है, दूसरा कौन सा होता है? रज चक्र होता है। ओके, पहला अब इसके पहले कि जो उपयुक्त दोनों चक्र होते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं? मादाओं में युवा अवस्था आने के प्रारंभ होते हैं।
ठीक है, जिनका प्रारंभ जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अनुदेशन में। चूंकि जो एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किसके द्वारा स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित जो एफएसएच हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किसको प्रेरित करते हैं, अंडाशय को प्रेरित करते हैं और अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। और जब एफएसएच और एफएच हार्मोन की अनुदेशन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन प्रारंभ हो जाता है तो इन हार्मोन्स की उपस्थिति में जो मैमल्स क्लास के जंतु जो होते हैं उनमें मादा जनन चक्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला चक्र आता है वो आता है मध्य चक्र। पहला चक्र कौन सा है, मध्य चक्र, जैसे स्ट्रेस साइकिल कह सकते हैं। मध्य चक्र को क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, अब जो दूसरा है रज चक्र जिसको मेनेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। दूसरा कौन सा है, रज चक्र है जिसको मेनेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब जो ये मध्य चक्र और रज चक्र हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में प्रारंभ होते हैं। तो अभी ये पहला हम बात करते हैं मध्य चक्र की। तो यह चक्र जो होता है नॉन प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। किन में पाया जाता है, नॉन प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। और यह चक्र जो होता है जंतुओं में निश्चित अंतराल पर दोहराया जाता है। क्या होता है कि जो मध्य चक्र होता है निश्चित अंतराल पर दोहराया जाता है। जो नॉन प्राइमेट जंतु होते हैं जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, खर्रे हैं, खरगोश हैं, ठीक है, चूहा है इत्यादि कैसे हैं, नॉन प्राइमेट जंतु हैं। इन जंतुओं में कौन सा चक्र पाया जाता है, मध्य चक्र पाया जाता है। ओके, अब जो ये मध्य चक्र है, मध्य चक्र क्या है, आपने देखा है कि निश्चित अंतराल पर पाया जाता है। निश्चित अंतराल का मतलब यह है कि जो नॉन प्राइमेट जंतु होते हैं पूरे वर्ष भर मैथुन के लिए जो है मैथुन के लिए तैयार नहीं होते हैं, अर्थात सहवास के लिए तैयार नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जंतुओं में जो सहवास की स्थिति होती है वो सहवास की स्थिति एक निश्चित समय पर ही प्रारंभ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं या काम अनुवाद चक्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी क्या है, काम अनुवाद चक्र। इस दौरान जो जंतु होते हैं वो हीट प्रावस्था में होते हैं, उष्ण प्रावस्था में होते हैं और उष्ण प्रावस्था में होने के कारण वो मैथुन करने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो जो मध्य चक्र है, मध्य चक्र निश्चित अंतराल में दोहराए जाने के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एक मध्यकालीन, यानी कि ऐसे जंतु, ऐसे नॉन प्राइमेट जंतु जिनमें एक वर्ष में केवल एक बार ही मैथुन क्रिया होती है, वो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, एक मध्यकालीन चक्र कहलाते हैं। अर्थात जिनमें केवल वर्ष में एक बार ही मध्य चक्र प्रारंभ होता है वो क्या कहलाते हैं, एक मध्यकालीन, जैसे कुत्ता। इसी तरह से ऐसे जंतु जिनमें वर्ष में 2 से 3 बार या अधिक समय तक, बहुत अधिक समय तक सहवास करने की क्षमता पाई जाती है, वो जंतु क्या कहलाते हैं, बहुमध्यकालीन। जैसे चूहा है, बिल्ली है, ये नॉन प्राइमेट जंतु हैं और एक वर्ष में कई बार सहवास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मध्य चक्र। अब आगे बात आती है कि मध्य चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं वो अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, मध्य चक्र की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहला है पूर्व मध्य अवस्था, दूसरा है मध्य अवस्था, तीसरा है पश्चिम मध्य अवस्था और तीसरा है डायअपस अवस्था। ठीक है, अब पूर्व मध्य अवस्था में क्या होता है, पूर्व मध्य अवस्था में जो लैंगिक हार्मोन्स होते हैं, लैंगिक हार्मोन्स की उपस्थिति में जो पूर्व मध्य अवस्था में इन हार्मोन्स की उपस्थिति में जो योनि होती है, वेजाइना होती है, वो वेजाइना एक लसलसे पदार्थ का स्रावन करती है। इसके अलावा जो शुक्र वाहिनियां होती हैं, अंड वाहिनियां होती हैं और योनि की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं वो फूल करके जो है मोटी होने लगती हैं पूर्व मध्य अवस्था के दौरान। ठीक है, तो इस दौरान हार्मोन्स की उपस्थिति होती है, जिस दौरान क्या हो रहा है, एक तो योनि की उपकला
कोशिकाएं फूल करके मोटी होती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो लसलसे पदार्थ का स्रावन होता है जो मैथुन करने के लिए आगे चल के क्रिया करती है, परंतु इस दौरान जो है ना मैथुन की क्रिया संभव नहीं होती है। ठीक है, पूर्व मध्य प्रावस्था के दौरान मैथुन क्रिया नहीं होती है। जबकि दूसरी अवस्था होती है मध्य प्रावस्था। मध्य प्रावस्था जो होती है हीट प्रावस्था होती है। मध्य प्रावस्था कौन सी होती है? हीट प्रावस्था होती है। इस प्रावस्था के दौरान जो नॉन प्राइमेट जंतु होते हैं, नॉन प्राइमेट जंतु सहवास करने के लिए जो है तत्पर होते हैं या सहवास करने के लिए जो है सहवास करने के लिए तत्पर होते हैं। ठीक है, तीसरी है पश्च मध्य प्रावस्था। पश्च मध्य प्रावस्था के दौरान क्या होता है कि जब जंतु जो है सहवास नहीं कर पाता है, अर्थात गर्भधारण की स्थिति नहीं होती है, तो गर्भधारण की स्थिति नहीं होने पर इस दौरान जो है कार्पस लुटियम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके दौरान पश्च मध्य प्रावस्था के दौरान किसका निर्माण होता है? कार्पस लुटियम का निर्माण हो जाता है। और कार्पस लुटियम जो होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में टूटने लग जाती है। ठीक है, परंतु टूटने के पश्चात जो है वो अगली प्रावस्था में प्रवेश कर जाएगा। परंतु कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम खर्रे की बात करें, खर्रे की कोशिकाओं में जो कार्पस लुटियम की कोशिकाएं होती हैं। अब कार्पस लुटियम हम बात कर रहे हैं, कार्पस लुटियम क्या है? कार्पस लुटियम क्या है कि जब अंडोत्सर्ग की घटना होती है तो अंडोत्सर्ग की घटना के फलस्वरूप एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है और परिपक्व अंडाणु जो है निषेचन के लिए तैयार होता है। लेकिन जब वो निषेचित नहीं हो पाता है, निषेचित नहीं होने के फलस्वरूप वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में कार्पस लुटियम का निर्माण कर ले जाता है। उसके पश्चात कार्पस लुटियम का क्या रहता है? विघटन हो जाता है। परंतु खर्रे की बात कर रहे हैं, जो खर्रा होता है, खर्रे में कार्पस लुटियम का विघटन नहीं होता है और वो क्या कर लेती है कि एक मिथ्या गर्भावस्था धारण कर लेती है। उस दौरान कार्पस लुटियम जो होती है गर्भावस्था जैसी स्थिति उत्पन्न कर लेती है। ठीक है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? मिथ्या गर्भावस्था, जो किसमें पाई जाती है? खरगोश में पाई जाती है। जो कौन सी अवस्था के दौरान देखी जाती है? पश्च मध्य अवस्था के दौरान। चौथी अवस्था होती है डाइएट्रस अवस्था। डाइएट्रस अवस्था के दौरान जो है जंतु अगली प्रावस्था के लिए गुजरते हैं, अगली प्रावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। और इस प्रावस्था का जो समय होता है एक मध्यकालीन जंतुओं में, तो जो एक मध्यकालीन जंतु होते हैं, एक मध्यकालीन जंतुओं में डाइएट्रस प्रावस्था बहुत अधिक समय की होती है, यानी बहुत अधिक लंबी होती है। जबकि बहुमध्यकालीन जंतुओं में, जो बहुमध्यकालीन जंतु होते हैं, उन बहुमध्यकालीन जंतुओं में डाइएट्रस प्रावस्था का समय कम हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था अपना मध्य चक्र। दूसरा होता है रज चक्र, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इनमें पाया जाता है, प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। जैसे मनुष्य की बात करें तो होता क्या है, ये रज चक्र क्या होता है? रज चक्र क्या होता है कि जो प्राइमेट जंतु होते हैं, प्राइमेट जंतुओं में पाया जाता है। और प्राइमेट जंतुओं में इसका प्रारंभ जो होता है जनन छिद्र से एक रक्त स्राव के द्वारा होता है। ठीक है, अब जो ये रज चक्र होता है निश्चित दिनों के अंतराल के पश्चात होता है। रज चक्र जो प्रदर्शित होता है वो निश्चित दिनों के अंतराल के पश्चात होता है, जिसका जो समय होता है लगभग जो है मिनिमम 25 से 28 दिन या अधिकतम 35 दिन तक का हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि रज चक्र क्या है, परिभाषा अगर बात करना चाहें, परिभाषा देना चाहें इसकी, तो परिभाषा कैसे हो जाएगी कि प्राइमेट जंतु में निश्चित दिनों के अंतराल पर युवा अवस्था प्रारंभ होने के पश्चात जो जनन छिद्र से रक्त स्राव का प्रारंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं? रज चक्र कहते हैं। ठीक है, अब जो ये रज चक्र होता है, रज चक्र युवा अवस्था के प्रारंभ होने पर अर्थात 10 से 14 वर्ष की आयु के पश्चात जो फीमेल्स होती हैं, उन फीमेल्स में जनन छिद्र से रक्त स्राव का प्रारंभ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रज चक्र कहते हैं। ठीक है, अब जो रज चक्र होता है, रज चक्र 10 से 14 वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ हो जाता है और प्रारंभ होने की स्थिति को हम बोलते हैं रजोदर्शन, यानी कि मेन्स्ट्रुएशन। रजोदर्शन क्या है कि फीमेल्स के द्वारा 10 से 14 वर्ष की आयु के पश्चात प्रथम बार रक्तस्राव का प्रारंभ होना क्या कहलाता है? रजोदर्शन कहलाता है। ठीक है,
काल में लगभग 400 से 450 परिपक्व अंडों का निर्माण होता है, क्योंकि जो है 10 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। तो 10 वर्ष से लेंगे अपन, 10 वर्ष से काउंट करें तो हर महीने एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण हो जाता है। 12 महीने में 12 अंडाणु का निर्माण, और 12 को अगर 45 से करते हैं, 45 वर्ष तक चलता है या 50 वर्ष तक, 12 में 50 करते हैं, 45 करते हैं, तो लगभग 400 से 480 के बीच में इनकी संख्या आती है, जो इसलिए कह सकते हैं कि जो मादा होती है अपने जीवन काल में लगभग 400 से 450 या 480 तक परिपक्व अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है, उसके पश्चात बात करते हैं इसकी अवस्थाओं की। जो रजचक्र की अवस्था होती है मेनली 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है रज प्रावस्था और दूसरी होती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। रज प्रावस्था के दौरान क्या होता है, रज प्रावस्था के दौरान रज चक्र का समय कितना हो गया, लगभग 28 दिन होता है। मिनिमम एक औसत समय जो होता है 28 दिन का होता है। जैसे ही प्रारंभ में जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रारंभ स्राव हो जाता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के उपस्थिति में जो गर्भाशय का स्तर होता है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, गर्भाशय का स्तर कैसा होता है, मोटा होता है इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में। ठीक है, परंतु और इसके अलावा जो गर्भाशय की उपकला कोशिका होती है, मोटा स्तर होता है, उसमें उपकला कोशिकाएं जो होती है वो सही रूप में पाई जाती हैं। परंतु जब रजचक्र प्रारंभ होता है तो पहली अवस्था के दौरान जब तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उपस्थित होते हैं जब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगती है इस अवस्था के दौरान, रज प्रावस्था के दौरान, तो उस दौरान क्या होता है कि जो गर्भाशय का स्तर होता है वो टूटने लगता है, और टूटने के कारण जो होता है वहां से कोशिकाएं शरीर से बाहर निकलने लगती है, रक्त कोशिकाएं शरीर से बाहर निकलने लगती है रक्त के रूप में, जिस अवस्था में होता है रज प्रावस्था। और उस अवस्था के दौरान क्या होता है कि जो ये जो रक्तस्राव का समय होता है लगभग 3 से 5 दिन का होता है। उसके पश्चात जो है आगे चल के लगभग 6वें दिन से 13वें दिन तक अगली प्रावस्था में प्रवेश कर जाता है। दूसरी प्रावस्था की अंडोत्सर्ग प्रावस्था जो 6वें दिन से लगभग जो है आगे के दिनों तक चलती रहती है। ये भी जो है 2 अवस्थाओं से गुजरती है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था को 2 अवस्था में व्यक्त कर सकते हैं, एक तो पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था और एक पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था यानी कि इस यह अवस्था जो होती है 6 से 13वें दिन तक होती है लगभग। ठीक है, 6 से 13वें दिन तक का कारण 6 से 13वें दिन तक अब क्या होता है, यदि मान लीजिए किसी फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय 28 डेज का है तो उसमें लगभग 14वें दिन जो होता है ओवुलेशन का समय होता है, अंडोत्सर्ग का समय होता है, उसके बाद एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, जहां वह अवस्था जिसके दौरान अंडाणु का निर्माण होता है, परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है, उसे पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था कहते हैं। और दूसरी है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, जब परिपक्व अंडाणु का निर्माण हो जाता है और परिपक्व अंडाणु के निर्माण के पश्चात वह जो होता है निषेचन के लिए तैयार होता है, परंतु उसका जब निषेचन नहीं होता है तो वह आगे की अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जिससे कार्पस लुटियम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कार्पस लुटियम का निर्माण होता है। यह समय जो होता है 15वें दिन से आगे 16वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक का समय होता है, जिसे पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको, अच्छी तरह समझ आ गई। आगे चल के जो है अपना नेक्स्ट जो है सेफ पीरियड का मतलब क्या है कि आपने रज चक्र के बारे में पढ़ लिया और मध चक्र के बारे में पढ़ लिया, और आपने उस दौरान जो है परिपक्व अंडाणु के निर्माण को पढ़ लिया। परिपक्व अंडाणु का निर्माण कब होता है, 10 से 14वें दिन तक, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया 14 दिन में होती है, उस दौरान परिपक्व अंडाणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आगे इसको हम एक डायग्राम में अच्छे देख सकते हैं। ये इस तरह से जो है हम मादा जनन चित्र बनाए हैं, तो लगभग इस तरह का होता है। ये क्या है, अंडाशय है, दोनों अंडाशय, इनसे ऐसे चौकोर स्थिति में जो है ये फॉलिकल का जो है डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, इनसे क्या है फॉलिकल्स का निर्माण होता है। फॉलिकल्स का निर्माण होने के पश्चात एक निश्चित समय के पश्चात यहाँ पे परिपक्व अंडाणु का निर्माण हो जाता है। परिपक्व अंडाणु जो है निषेचन के लिए कहाँ पे आता है, फैलोपियन ट्यूब्स में निषेचन होता है। लेकिन जब निषेचन नहीं होता है तो यह किसकी बदल होता है, कार्पस लुटियम में बदल जाता है। क्योंकि हम जानते हैं अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, उनका एक
औसत जीवन काल जो होता है लगभग 18 घंटे होता है, परंतु अधिकतम समय जो है वर्तमान में 72 घंटे तक देखा गया है। ठीक है, तो क्या होता है, सुरक्षित समय की बात कर रहे हैं अपन। यदि 18 घंटे, न्यूनतम 18 घंटे है इसका परिपक्व अंडाणु का जीवन काल, यदि इस 18 घंटे तक उसके साथ निषेचन ना हो तो उस अवस्था के दौरान गर्भधारण की स्थिति नहीं होती है। ठीक है, परंतु इसका जीवन काल क्या है, 18 घंटे मिनिमम और अधिकतम 72 घंटे यानी 3 दिन, और लगभग 14वें दिन जो है अंडोत्सर्ग क्रिया होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है लगभग 14वें दिन आता है। ठीक है, परिपक्व इससे 3 दिन पहले दिन आ जाएगा 10 दिन, इसके अलावा 7वें दिन। तो हम कह सकते हैं कि 3 दिन पश्चात जीवित रह सकता है। 14वें दिन आया तो वो जो है 3 दिन तक जीवित रह सकता है। तो 10वें दिन अगर संभोग क्रिया हुई तो भी जो है गर्भधारण हो सकता है, और यदि 17वें दिन भी क्या हो गया, निषेचन हो गया, तो भी क्या हो सकता है, गर्भधारण की स्थिति हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि जो 10 से 17वें दिन तक का समय होता है, रज चक्र जो प्रारंभ होता है, रज चक्र का 10वें से लेकर के 17वें दिन तक का समय जो होता है सुरक्षित काल माना जाता है, सेफ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति क्या है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। जो मादाएं होती है, मादाओं में लगभग 45 से 50 वर्ष की अवस्था के पश्चात जो है रज चक्र या रक्त का स्राव होना बंद हो जाता है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। थैंक यू, आपको बहुत कुछ समझ आया होगा और कमेंट्स में बताइएगा प्लीज। थैंक यू।